दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हम अपने 29वें लेक्चर को दोस्तों अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। देखिए स्टडी 91 पर अगर आप आएंगे और पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो एक फायदा मिलेगा आपको। वो फायदा है कि प्री के साथ साथ मेंस के सवालों को भी अमल करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों एक साथ 15 विषय पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों दो स्पेशल किताबें लॉन्च की गई हैं। एक है समीक्षा अधिकारी हिंदी की किताब, दूसरी है समीक्षा अधिकारी जीएस की किताब। स्पेशली दोस्तों समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखकर एक किताब तैयार की गई है, जिसे आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहला सवाल दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल है और यह सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या लिखा है दोस्तों, यहां पर नहीं वाले पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लिख रहा कुषाण, एक तरफ सूची दिया दोस्तों कुषाणों के द्वारा कौन सी मुद्रा शुरू की गई, गुप्त शासकों के द्वारा कौन सी मुद्रा शुरू की गई, सातवाहनों के द्वारा और कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, तो कुषाणों ने दोस्तों स्वर्ण और ताम्र मुद्रा शुरू किया था, ये क्या दोस्तों बिल्कुल सही है। गुप्त काल में दोस्तों स्वर्ण एवं रजत मुद्रा शुरू हुआ। सातवाहन के समय में स्वर्ण मुद्रा नहीं दोस्तों, सातवाहनों के समय में दोस्तों शीशे के मुद्रे स्टार्ट किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, शीशे की मुद्रा का चलन था दोस्तों सातवाहन वंश में, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है यही गलत है। बाकी कलचुरी वंश के शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र यानी तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया। ठीक है, ये तो आयोग ने आपसे सवाल पूछा। अगली बार आयोग आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, या इसी सवाल को तोड़कर हम कितने नए सवाल बना सकते हैं, जरा उन सवालों का आप जवाब दीजिए। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। क्या लिखा दोस्तों, सर्वाधिक शुद्ध मतलब सबसे ज्यादा सोने की शुद्धता वाले सिक्के किसने जारी किए। तो याद रखेंगे जब कभी ऐसा सवाल आएगा तब बताएगा दोस्तों कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। किसने दोस्तों, कुषाण वंश के शासकों ने। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा सोने का सिक्का, ध्यान दीजिएगा शुद्धता वर्ड हटा दे, खाली सोने की सिक्के की बात करें, ठीक है, तब आप क्या बताएंगे, तब गुप्त काल बताइएगा। ठीक है, तो गुप्त वंश के द्वारा या गुप्त काल में दोस्तों, गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, जबकि कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। ये दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी ऐसा सवाल आपके परीक्षा में आए तो बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्या शुद्ध लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं तो आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आगे चल के दोस्तों इन्हीं चांदी के सिक्कों में हम रुपया का नाम पढ़ते जो शेरशाह सूरी ने जारी किया था, बट यहां गुप्त शासक की बात कर रहा दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। किसका नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। उन्होंने दोस्तों क्या किया था, पहली बार चांदी के सिक्के जारी किया। उसके पहले के जितने भी शासक थे उन लोगों के समय में सोने के सिक्के चला करते थे। ठीक है, तो ये इतने सवाल हैं, कम से कम इन सवालों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है और यह सवाल मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2016 में ही। लिख रहा कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था। जैनुल आबदीन कहां का शासक था दोस्तों, कश्मीर का बादशाह था, और इसका नाम क्या था, लिख रहा अली शाह। अली शाह दोस्तों नहीं नाम था, अली शाह इसके भाई का नाम था। ठीक है, इसके भाई का नाम क्या था, अली शाह था। तो अली शाह नाम नहीं था, हसन शाह भी नहीं था, हैदर शाह भी नहीं था, इसका नाम क्या था दोस्तों, शाही खान। अच्छा देखिए इसके कितने नाम हैं, इसी का नाम दोस्तों क्या मिलता है, इसी का नाम जैनुल आबदीन मिलता है। इसी का नाम क्या मिलता है, जैन उल आबदीन मिलता है, जैनुल आबदीन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अच्छा का आबदीन को अपनी भाषा में कश्मीर को लोग क्या कहते थे, याद रखेगा भक्तों का आभूषण। जैनुल आबदीन को क्या कहते हैं, भक्तों का आभूषण। ठीक है, इसी तरह से इसी को एक उपाधि मिला था बडशाह। इसी को क्या कहा जाता था, बडशाह। बडशाह का अर्थ क्या होता था दोस्तों, बडशाह का अर्थ होता था महान राजा। बडशाह का मतलब क्या था, महान राजा। ठीक है, इसी तरह से याद रखेंगे जैनुल आबदीन को ही अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। ठीक है,
अकबर जैसा बादशाह दोस्तों, अकबर के पहले कौन था? जैनुल आबदीन था। ठीक है, ये 3-4 नाम आता है और साथ ही साथ शाही खां, ये तीनों चारों नाम आप याद रखेगा, परीक्षा में कहीं से कुछ भी सवाल बन सकता है। आगे बढ़िए, लिख रहा महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? ठीक है, महाभारत को दोस्तों याद रखेंगे, महाभारत को क्या कहते हैं? जय संहिता कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। तो इसे और राजतरंगिणी, ठीक है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? इसी जैनुल आबदीन ने कराया था। किसने कराया था? जैनुल आबदीन ने, जैनुल आबदीन ने कराया था। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल दे रहा है दोस्तों, जैनुल आबदीन की उपाधि थी, जैनुल आबदीन की उपाधि किसने धारण किया था? तो याद रखेंगे बट शाह ने धारण किया था। चाहे बट शाह कहिए, चाहे यहां पे जो लिखा है शाही खां, आप इसे कर लीजिए। ठीक है, इसके पिता दोस्तों दुर्दांत किस्म के दोस्तों क्या थे? राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी गलतियां किया जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी के पिता थे दोस्तों, याद रखेंगे, जिन्होंने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को दोस्तों कश्मीर से मार भगाया। बाद में दोस्तों इसने मनाकर कश्मीर में पंडितों को बसाया। अपने पिता की गलतियों को, बहुत सारा गलतियों को दोस्तों इसने सुधारा। लिख रहा है कश्मीर का अकबर दोस्तों किसे कहा जाता? अकबर का पुरोगामी, तो याद रखेंगे मैंने आपको बताया तो कि जैनुल आबदीन को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को अकबर का पुरोगामी कहा जाता है, दर्जा उसे दिया जाता है। ठीक है, या इसे दोस्तों एक चीज और कहते हैं, भक्तों की महिमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भक्तों की महिमा का भी दर्जा दिया जाता है दोस्तों। ये सारे उसी से संबंधित नाम हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का सवाल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, आधुनिक भारत के इतिहास का सवाल आ रहा है आपके सामने। ये प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहां नहीं मिलता है ना, हमेशा परीक्षा में ध्यान दीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि ध्यान हमारा वहां से न हटे। क्या लिख रहा है? स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया दोस्तों? लॉर्ड लिटन ने शुरू किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कब से हो गया? ठीक है, ये तो गलत है। सहायक संधि किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया, ये सही है। राज्य पहड़ की नीति डलहौजी ने शुरू किया था और अस्थायी बंदोबस्ती कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 याद रखेगा, सही सुमेलित नहीं है। बात यह आती है दोस्तों कि अगर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड लिटन ने नहीं किया तो फिर किया किसने? लिटन नहीं दोस्तों, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था दोस्तों? लिटन नहीं नाम था। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने दोस्तों स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया है, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का नींव कब रखा गया दोस्तों? याद रखेंगे 1882 ईस्वी में। कब किया गया? 1882 ईस्वी में। ये वही साल दोस्तों, इसी लॉर्ड रिपन के काल में ही याद रखेंगे अस्थाई जनगणना भी शुरू की गई थी। अस्थाई जनगणना किसके काल में स्टार्ट हुई दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन के काल में। और अगर पहली जनगणना आपसे पूछे तब क्या बताएंगे? मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ दे पहली जनगणना कब कराई गई, तो याद रखेंगे पहली जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में कराई गई थी। और यह जनगणना किसके द्वारा कराया गया? लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा, मेयो नाम था। ठीक है, चलिए, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो सहायक संधि की शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली को दोस्तों बंगाल का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर कहा जाता है। यह दर्जा उसे दिया जाता है। क्यों? सहायक संधि के माध्यम से कई राज्यों को दोस्तों इसने जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। यह कब की घटना है? 1798 की घटना है। ठीक है, राज्य अपहरण की नीति दोस्तों किससे संबंधित है? याद रखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, इसी को दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्य अपहरण की नीति, ठीक है, यह डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। और यह कॉन्सेप्ट दोस्तों डलहौजी ने 1848 से लेकर के 1800 कब तक? जब तक दोस्तों 1857 की क्रांति नहीं हो जाती उसके एक साल पहले तक ये चला है। और अस्थाई बंदोबस्ती का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्ती का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसका मकबरा दोस्तों कहां पर बना हुआ है? इसका मकबरा आता है परीक्षा में। इसका मकबरा दोस्तों गाजीपुर में बना हुआ है। ठीक है, और ये अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत दोस्तों कब किया था? तो याद रखेंगे 1793 ईस्वी में। ये वही समय है जब एक चार्टर एक्ट भी आया था। ठीक है, ये सारे सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, एक दो सवाल दोस्तों और यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। ये जो राज्य अपहरण नीति लिखा है, पूछता सवाल कि सबसे पहले किस राज्य
को दोस्तों क्या किया गया था, अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। तो याद रखेंगे जो 1848 है दोस्तों, इस 1848 में सबसे पहले याद रखेंगे किसे, तो सतारा को। किसे दोस्तों, सतारा को। और अगर अंतिम में देखेंगे दोस्तों 1854 में, तो याद रखेंगे नागपुर को मिलाया गया था। जो जो इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से 1853 जिस साल रेलवे चला था ना, याद रखेगा उस साल दोस्तों झांसी को मिलाया गया था। ये 3-4 नाम है जो आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं। ठीक है, तो ये सवाल तो दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है। ठीक है, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है, जरा उसको भी पढ़िए। मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कहां लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, जब नहीं मिले आप हाईलाइट कर लीजिए। ये लिग्नाइट है क्या दोस्तों, तो लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। क्या होता है दोस्तों, यह कोयले का प्रकार है, इसको आप याद रखेंगे। कह रहा है कहां पर लिग्नाइट के भंडार नहीं पाए जाते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों लिग्नाइट के भंडार झारखंड में नहीं मिलते। वैसे जब ये सवाल आया ना, तो परीक्षा में बहुत सारे बच्चों ने गलती किया, क्योंकि लोग जानते हैं कि कोयला जो है दोस्तों झारखंड में खूब पाया जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि किस टाइप का कोयला झारखंड में पाया जाता है। ये जो लिग्नाइट कोयला है, ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु वगैरह में मिलता है, गुजरात में भी मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है, अंडमान निकोबार में भी मिलता है, लेकिन झारखंड में नहीं मिलता है। ठीक है, पुदुचेरी वगैरह में भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये झारखंड में ये कोयला नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब ये परीक्षा में सवाल आया था तब भी बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया था, लेकिन जब आप स्टडी 91 के साथ होंगे ना, यही सारी चीजें तो हम सीखते हैं। यहां पर समय मत देखिए, इससे बेहतर क्लास आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप क्लास का मजा भी पाएंगे, क्लास से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, और नहीं पढ़ना चाहेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए यहां से अब अगले सवाल पर हम आते हैं कि इस सवाल से कौन कौन से नए सवाल बनते हैं। सवाल बनता है कि झारखंड में अगर लिग्नाइट कोयला नहीं पाया जाता सर, तो झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कोयला दोस्तों, तो कोयले में एक वैरायटी होती है बिटुमिनस कोयला। कौन सा दोस्तों, बिटुमिनस कोयला। ये जो बिटुमिनस कोयला दोस्तों, ये जो है पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे टॉप वैरायटी है कोयले की, उसका नाम है दोस्तों एंथ्रेसाइट। क्या नाम दोस्तों, एंथ्रेसाइट नाम है। यह सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। क्या दोस्तों, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसकी जो दहन क्षमता दोस्तों वो मतलब समझ लीजिए कि 98% तक है, ये आप जान जाइए, इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, तो 94 से लेकर के दोस्तों 98% तक दोस्तों इसकी दहन क्षमता है, इसलिए सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन होता है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों बिटुमिनस का, जो ये वाला कोयला है। ठीक है, तो नंबर 2 पर क्या आ जाता है दोस्तों, बिटुमिनस कोयला आता है। बिटुमिनस कोयला आता है। ठीक है, इसकी दहन क्षमता दोस्तों करीब 78 से लेकर के ठीक है 80-85 तक होती है, इसलिए दोस्तों ये नंबर 2 वैरायटी का कोयला है। नंबर 3 पर दोस्तों कौन सा आता है, याद रखेगा लिग्नाइट कोयला आता है। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हैं कि जो आप झारखंड में नहीं पाया जाता, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, ये दोस्तों नीचे की क्वालिटी वाला कोयला है। और ये जो लिग्नाइट कोयला है, इसमें 28 से 30% दोस्तों दहन क्षमता होती है। और जो अंतिम में आता दोस्तों वो है दोस्तों पीट कोयला। ठीक है, याद रखेंगे ये घटिया कोयला होता है। क्या होता है दोस्तों, यह कोयले का सबसे घटिया रूप है। तो एक सवाल यह भी आता है कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन है, तो क्या बताएंगे, एंथ्रेसाइट। और पूछे सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो क्या बताएंगे, पीट कोयला। यह भी सवाल बनता है। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला, जिससे सवाल दिया है वो कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला पाया जाता दोस्तों नेवेली में। नेवेली कहां पड़ता दोस्तों, एक जगह का नाम है। ये नेवेली है दोस्तों तमिलनाडु में, जैसे बोकारो वगैरह झारखंड में है, उसी तरह से नेवेली तमिलनाडु में। इसी तरह से परीक्षा में एक और सवाल देता है, जगह देता है पलना। पलना कहां पर दोस्तों, पलना है दोस्तों राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में, यहां भी पाया जाता है। बाकी जो ऑप्शन पढ़ रहे हैं आपकी, गुजरात में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पुदुचेरी में पाया जाता है। ठीक है, पुदुचेरी में पाया जाता है, ये तो है ही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ये तो लिख दिया, सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला ना। लिग्नाइट कोयला दोस्तों और कहां कहां पाया जाता है, तो ये सब लोकेशन ने लिग्नाइट कोयला का एक बार बता तो दिया। ठीक है, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। सबसे ज्यादा कहां पर, तो याद रखेंगे नेवेली तमिलनाडु, वो उसीलिए जाना ही जाता है। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। यहां भी दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
ठीक है, आइए करते हैं। लिख रहा घास के मैदान, पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है दोस्तों? तो टीना पास, ठीक है। टीना डॉबी दोस्तों आईएएस बनी थी ना, उसी से याद रखेगा, टीना पास, ठीक है। तो पंपास से क्या हो जाएगा? टीना पास हो जाएगा। पुस्टैज घास का मैदान कहां होता है दोस्तों? हंगरी में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, फ्री का वेल्डिंग। और डाउन्स मतलब जो सबसे नीचे है, डाउन में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। तो वो आपका उत्तर बनेगा दोस्तों 3 4 2 1। 3 4 2 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 4 2 1 यानी ऑप्शन नंबर ये वाला जो है पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। दुनिया में जितने भी घास के मैदान हैं मैं आज सब आपको पढ़ाने वाला हूं। ये 4 हुए, इन 4 को छोड़कर ये परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा में आता है प्रेरी घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? प्रेरी घास का मैदान यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी तरह से सवाल आता है कि स्टेपी घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो स्टेपी यानी टेप से जोड़ दिया किसे? एशिया को और यूरोप को, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह यूरोप प्लस पश्चिमी एशिया की सीमा पर दोस्तों यह स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। कैंटबरी जो घास के मैदान दोस्तों जैसे डाउन्स वाला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसी तरह से कैंटबरी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड का नाम सुना होगा। यह कैंटबरी कहां पाया जाता है दोस्तों? यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दोस्तों पंपास तो अर्जेंटीना में पाया जाता है, उसी पंपास से मिलता जुलता शब्द कंपास है। कंपास घास का मैदान दोस्तों ब्राजील में पाया जाता है। कहां पर है? ब्राजील में। लानोज और सेल्वास, ठीक है, दो और घास के मैदान, ये भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लानोज दोस्तों वेनेजुएला में पाया जाता है, वेनेजुएला, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात, ठीक है। उसी तरह से सेल्वास जो घास का मैदान है यह अमेजन वन के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जहां पर अमेजन वन फैला हुआ है दोस्तों उसके आसपास क्षेत्र में पाया जाता है, या अमेजन बेसिन, याद रखिए बेसिन, जो नदी बेसिन है दोस्तों ये उस नदी बेसिन वाले क्षेत्र में पाया जाता है सेल्वास घास का मैदान। जितना भी सवाल दोस्तों घास के मैदान से आते हैं ना वो यही कहीं से दोस्तों पूछे जाते हैं। इन सब तथ्यों को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये जो मिल रहा है आपको, ये जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है। क्या दे रहा है सवाल, पढ़िए। प्री परीक्षा 2016 का सवाल है, ठीक है। लिख रहा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। फिर से हाईलाइट करिए, जो नहीं सुमेलित वो बताना है। लिख रहा है देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 18.5% तो नहीं है दोस्तों, ये 16.5% है। कितनी है दोस्तों? मैंने आपको पढ़ाया था 16.5% है। अभी कल की डेट में दोस्तों आई थिंक आपने क्लास लिया होगा तो आपने पढ़ा होगा 16.5%, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 829 व्यक्ति, ये व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि कितना दोस्तों? 20.3% है, ये भी सही है। और अंतिम में महिला साक्षरता दर ये 57.18%, ये भी सही है। जो गलत है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहां पर मैच नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं। लिख रहा देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों क्या है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने कल की क्लास पढ़ा होगा दोस्तों तो आपको याद होगा कल की क्लास में कि कल ही मैंने बताया था, आप मोटी मोटा याद रखिए 16.5%, ठीक है, 16.5%। देखिए अगर ये पूछता दोस्तों देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा आता है, तब दोस्तों हम इसे कहते हैं 17.5%। एक आंकड़ा है 17.5 का, 17.7 का आंकड़ा है, मोटी मोटा नियर बाई याद रखिए, ठीक है। लिख रहा उत्तर प्रदेश में राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना दोस्तों? तो याद रखेगा 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है, ये आप याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम भारत की बात करें तब, ये तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, अगर हम भारत की बात करें तब तो याद रखेंगे भारत में आंकड़ा 382 है। कितना दोस्तों? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा दोस्तों? तो याद रखेगा 20.23%, ये भी हम लोग अभी कल की क्लास में पढ़े थे। और दोस्तों भारत में कितना हुआ 2001 की अपेक्षा 2011 में जो चेंजेस हुआ वो कितना हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे लगभग 17.7%। कितना? 17.7%, ठीक है। यहां पर जो महिला साक्षरता दर दोस्तों याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश का दे रहा है। उसी तरह से अगर भारत के महिला साक्षरता दर की बात करें, भारत में फीमेल
जो है लिटरेसी रेट की बात करें तो कितना दोस्तों, याद रखेगा 65.56%। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, ये आंकड़ा आप याद रखेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। तो बाकी का क्या क्या उत्तर है आपने मैच करा लिया। आई बात समझ में? देखिए कठिन कुछ नहीं है, कोई चीज तभी तक कठिन है जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया, उसके बाद तो आसान हो जाता है। मेंस परीक्षा 2016 में भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी सवाल दिया कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जिस तरह से राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति भी दोस्तों अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति भी क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा भी। कब? जैसे यहां विधानमंडल छुट्टी पर है, वैसे दोस्तों जब संसद क्या हो, संसद का सत्र न चल रहा हो तब ऐसा होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति कब करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 123 के अनुसार, और राज्यपाल किसके अनुसार करते हैं, बस 123 में से 2 उठा के पहले रख दो तो हो जाएगा 2 1 3। तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल क्या करते हैं, याद रखेंगे जब कभी विधानमंडल सत्र में नहीं होता है और अचानक से किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है, तब दोस्तों अध्यादेश ये लाया जाता है। ठीक है, और ये अध्यादेश दोस्तों जब अगली बार सत्र स्टार्ट होगा तो दोस्तों 6 सप्ताह का समय दिया जाएगा, और तब जाकर के दोस्तों ये उस पर बहस होगा और ये अध्यादेश तब जाके हटेगा, यानी अब आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा वो अपने बिल यानी कानून में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां 213 आप याद रखेंगे। लिख रहा है संसद के विश्रांति काल में, जब संसद विश्रांति काल यानी अपनी छुट्टी पर होता है, सत्रावसान चलता है उसका, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे यह पावर राष्ट्रपति की अनुच्छेद 123 के अनुसार है। किसके अनुसार है, अनुच्छेद 123 के अनुसार। लिख रहा है जो यहां पर ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 219 और 220, ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 219 संबंधित है दोस्तों शपथ से। किसके शपथ से भैया, तो याद रखेंगे यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ से संबंधित है। उच्च न्यायालय के किसके दोस्तों, न्यायाधीश के शपथ से दोस्तों संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश अपना शपथ लेते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 219 के तहत। उसी तरह अनुच्छेद 220 किसके बारे में बताता है, तो याद रखेंगे वो ये कहता है कि जो न्यायाधीश हैं, ये हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यह क्या नहीं कर सकते, यह निजी प्रैक्टिस पर रोक कौन लगाता दोस्तों, तो अनुच्छेद 220 लगाता है कि निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में, 220 के अंतर्गत आता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है, मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल कर रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। जो गोताखोर दोस्तों समुद्र वगैरह में, नदी वगैरह में जाते हैं, वो गोताखोर अपने पीठ पर दोस्तों एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर भर से काम नहीं चलता, उसमें एक और गैस भरा होता है, वही बताना है, आर्गन नहीं भरा होता है। आर्गन दोस्तों याद रखेंगे, आर्गन अक्रिय गैस है। क्या है दोस्तों, आर्गन को क्या कहा जाता है दोस्तों, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, ठीक है, ये सब अक्रिय वाले में आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन नियान भी नहीं दोस्तों, क्या होता, ऑक्सीजन और हीलियम भरा होता, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिक्स होता है, ये आप याद रखेंगे। आइए गैसों से संबंधित सवाल आ रहा है तो कुछ नए सवाल मैं देता हूं जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। लिख रहा निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहीं अगर निष्क्रिय वातावरण बनाना है तो वहां किसका उपयोग किया जाता है, अभी भी मैंने बताया कि आर्गन का इस्तेमाल दोस्तों क्या होता है, किसके लिए क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है या अक्रिय गैस होता है, तो याद रखेंगे आर्गन। ठीक है, आर्गन, ठीक है, आर्गन, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है कहीं पर अगर निष्क्रिय वातावरण बनाना है तो। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों मैं बता दूं, जो पहले दोस्तों, अब तो नहीं आते हैं, अब तो एलईडी बल्ब आ गया, जो पहले दोस्तों विद्युत बल्ब आता था, जो पहले विद्युत बल्ब होता था, इस विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस भरी होती थी, सवाल आता था पहले परीक्षा में, तो याद रखेगा इसमें आर्गन गैस भरी होती थी। ठीक है, और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता था, क्या होता था दोस्तों, जो फिलामेंट होता था, जो जलता था, वो किससे बना होता था, तो वो टंगस्टन से बना होता था, टंगस्टन से। ठीक है, टंगस्टन,
टंगस्टन से, ठीक है। वो किससे बना होता था? वो टंगस्टन धातु से बना होता था, ठीक है। इसीलिए उसके अंदर दोस्तों ताप सहने की कैपेसिटी होती थी, क्षमता होती थी। आगे देखिए, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? कई बार परीक्षा में आया, बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि सबसे हल्का हीलियम होता है तो हीलियम भर दे। नहीं, याद रखिए, चाहे हवाई जहाज का टायर हो चाहे कार का टायर हो, हर जगह दोस्तों नाइट्रोजन ही भरा जाता है। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो आपको याद होगा कि जब कभी हम लोग हाईवे पे चलते हैं तो तेज स्पीड से चलने के कारण दोस्तों घर्षण उत्पन्न होता है और अक्सर करके गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों तेज चलने की वजह से वायु क्या होती है दोस्तों? फैलती है, और फैलने की वजह से टायर ब्लास्ट हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन, अगर आपको लंबी दूरी का सफर करना है तो हमेशा अपने गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करिए। ये उसी तरह से जो हवाई जहाज है वो बहुत तेज स्पीड में उसके चक्के घूमते हैं तो फटने ना पाए, इसलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम से कोई लेना देना यहां पर नहीं है। करा गुब्बारे में भरे जाने वाला गैस कौन सा दोस्तों? तो जो गुब्बारे में मतलब जो उड़ने वाला गुब्बारा है उसकी बात हो रही, ठीक है। तो याद रखिए उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। हाइड्रोजन गैस क्योंकि बहुत हल्की गैस होती है, इसी वजह से दोस्तों ये गुब्बारे क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। लिख रहा खाने का पैकेट से कुरकुरे वगैरह या फिर खाद्य सामग्रियों को क्या करने, संरक्षित करने के लिए उसमें भी दोस्तों एक गैस भरी जाती है। याद रखेंगे इसमें नाइट्रोजन भरी होती है। जैसे कुरकुरे वगैरह के पैकेट होते हैं ना, उस कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? कभी गैस निकल जाता तो आप देखते हैं कुरकुरे वगैरह बड़ा नरम हो जाता है, खाने में फिर मजा नहीं आता, ठीक है। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस उसमें भरा होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? कितना अच्छा सवाल है ना। इस सवाल से हम लोगों ने कितने सवाल बनाए, और इसी तरह से दोस्तों आज 29 क्लास पर आ चुके हैं। एक बार आप पीछे की क्लास जाके जरूर देखें। पीछे की क्लास देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा। ये सारे सिविल परीक्षा लायक सवाल हैं भाई। आज समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, कल आपसे पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाएगा, अगली बार आपसे 2 स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़िए, बायोलॉजी का सवाल दे रहा दोस्तों, प्री परीक्षा 2017 में आया। सूची को सुमेलित करना है कि कौन सा विटामिन दोस्तों किससे संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, कह गेहूं का भ्रूण तेल, ठीक है। तो याद रखेंगे गेहूं भ्रूण तेल जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे ये बांझपन को दूर करने में सहायक है। किसके लिए दोस्तों? इससे बांझपन दूर होता है। क्या होता है दोस्तों? इससे बांझपन दूर होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई इसमें पाया जाता है। अंकुरित, सीधे सीधे दोस्तों भ्रूण का मतलब क्या है? अंकुरित, ठीक है। अंकुरित गेहूं के दाने खाने से दोस्तों ये बांझपन दूर होता है। याद रखेंगे ये विटामिन ई से संबंधित है, ठीक है। विटामिन सी ऐसे दोस्तों जितने भी खट्टे वाले होते हैं दोस्तों, उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। आज आपके सामने नींबू दिया है, कल आपसे संतरा पूछ सकता है, परसों आंवला पूछ सकता है, मिर्ची वगैरह भी पूछ सकता है, तो सब विटामिन सी में आ जाएंगे, ठीक है। जो फिश लिवर ऑयल है दोस्तों, इसको कॉड एक्रिक तेल बोलते हैं। वैसे हम लोग अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिश लिवर ऑयल। क्या कहते हैं दोस्तों? फिश लिवर ऑयल कहते हैं, कॉड एक्रिक तेल। इसमें विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। सबसे बढ़िया विटामिन डी तो धूप से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, लेकिन यहां भी है, ठीक है। और जो एक के है दोस्तों, यहां ये पाया जाता है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा दोस्तों एक घास की वैरायटी है। क्या दोस्तों? अल्फा अल्फा घास की वैरायटी है। और अल्फा अल्फा की बात ही मत कीजिए। अल्फा अल्फा जो घास होता है दोस्तों इतनी बढ़िया होती है कि इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई भी होता है, विटामिन के भी होता है। ये सारे पाए जाते हैं। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है। फिलहाल आज के जवाब के हिसाब से विटामिन के हमें टिक करना है, तो आप उत्तर देखिए क्या बनेगा दोस्तों। पहले का बनेगा 4 नंबर, दूसरे का बनेगा 3 नंबर, तीसरे का बनेगा 1 नंबर और चौथे का 2 नंबर। तो 4 3 1 2 आप ढूंढिए कहां लिखा है। 4 3 1 2, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहां पर देखते हैं, लिख रहा है दोस्तों फिश लिवर ऑयल में क्या पाया जाता है? तो फिश लिवर ऑयल में दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी का दोस्तों सबसे बढ़िया स्रोत किसे मानते हैं? तो सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। क्या होता है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। अच्छा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर पूछा जाए दोस्तों कमी से होने वाला रोग, ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स में शरीर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, उसी को रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। लिख रहा अल्फा अल्फा में मिलता है, तो ऐसे जो आज का जवाब है दोस्तों, याद रखेंगे यहां पे तो विटामिन के जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अच्छा, विटामिन के याद रखेंगे ये रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों मदद करता
होता है, तो यहां भी आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने अल्फा अल्फा में कहा कि अल्फा अल्फा में ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, के भी होता है, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कच्चे तथा ताजे फल में कौन से होते हैं, चाहे कच्चा लिखे, ताजे फल लिखे, और साथ साथ दोस्तों यहाँ खट्टा फल भी लिखे, कच्चा भी लिखे, खट्टा भी लिखे, ये सारे में दोस्तों क्या होते हैं, यहां विटामिन सी पाया जाता है। क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। एक सवाल और आता है कि सर मान लीजिए हमारा हाथ यहां से कट गया तो ब्लड आएगा बाहर, ब्लड आएगा बाहर, तो ऐसा थोड़े कि इसी रास्ते से शरीर का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, नहीं, यहां कुछ टाइम में थक्का बन जाएगा, थक्का बनने की वजह से फिर ब्लड बाहर नहीं निकलता है। एक बड़ा खतरनाक रोग है दोस्तों जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। जिस किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है ना, उसके शरीर में थक्का नहीं बनता, और जब थक्का नहीं बनेगा तो थोड़ी सी चोट लगने पर उसी रास्ते से शरीर का पूरा खून बाहर चला जाता है। बाप रे बाप सर, इतना डेंजरस होता है हेपेटाइटिस बी। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ये सारी अच्छी बातें। अच्छा सर अगर थक्का बनना ही है तो ये खून सर शरीर के भीतर क्यों नहीं थक्का बन जाता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि शरीर के भीतर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। याद रखेंगे, ये हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, रोकता है। और ये कहां पाया जाता है दोस्तों, ये कहां पाया जाता है, ये शरीर के भीतर पाया जाता है। इसीलिए ब्लड हमेशा शरीर के भीतर लिक्विड होता है, लेकिन बाहर आने के बाद ठोस बन जाता है, जम जाता है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। ये हो गया आपके बायोलॉजी का सवाल। ठीक है, मजा आ रहा पढ़ के, स्टडी 91 पे मजा खूब आएगा। ठीक है, और जो बच्चे समझते हैं कि नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं, एक बार फिर से दोस्तों नितिन सर का जलवा शुरू हो गया है, बस आप पढ़ते जाओ। एक जमाना था जब मैंने सारा विषय पढ़ा दिया, तब दोस्तों यूट्यूब पे ना ये सारा बोर्ड किसी के पास नहीं होता था, मेरे पास भी नहीं था, कॉपी कलम से दोस्तों पूरा इतिहास पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया, पूरा विज्ञान पढ़ा दिया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन्वायरमेंट, सब कॉपी पढ़ा दिया, हिंदी सब कॉपी पे पढ़ा दिया। कॉपी वाली क्लास आपने देखा है कि नहीं? कभी देखिए जाके, आज से 5 साल पहले दोस्तों पढ़ाया था। ठीक है, और अब जाकर के दोस्तों बोर्ड वगैरह आ गया, तो मैंने कहा एक बार फिर से शुरू करते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म की तरफ से दोस्तों हमने अपना एक नया एप्लीकेशन, एक नई वेबसाइट लॉन्च किया जिसका नाम है study91pro.com। ये प्रो क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं केवल इतना कहता हूं दोस्तों, ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए। लेकिन क्या परीक्षा के दिन ही आप हलाल होने जाएंगे? उसके पहले अपने आप को हलाल करिए, अपने आप को आजमाइए कि हमने जो पढ़ा है, जितनी भी तैयारी किया है, कल को परीक्षा में सवाल आएगा तो हम कितने नंबर पाएंगे। ये कैसे पता चल पाएगा? जब आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। और आप चाहे जिस विषय की तैयारी करते हैं, चाहे जिस विषय नहीं, जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए दोस्तों यहां पर हम लोग कवर कर रहे हैं 1550 एग्जाम। जी हां दोस्तों, 1550 परीक्षा के लिए दोस्तों एक साथ टेस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा। आप विजिट करके तो देखो, study91pro.com शानदार ये एप्लीकेशन और शानदार साइट है, आपकी परीक्षा के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, 200 से ज्यादा टेस्ट हैं, रात दिन बस खाली टेस्ट देते रहो और आजमाते रहो कि मैं कितने पानी में हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों इकोनॉमिक्स से संबंधित है और ये मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय, जिसे एग्रीगेटेड क्या बोलते हैं, सकल बोलते हैं, ग्रास को, ग्रास और इनकम। ठीक है, तो ये कहते हैं दोस्तों की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? देखिए जब कभी आपसे समायोजित पूछ लेना, ठीक है, तो समायोजित में दोस्तों सब लिया जाता है, उसमें ब्याज से संबंधित आय भी आ जाता है, लाभांश यानी डिविडेंड भी आ जाता है, और आपने अगर विदेशी मुद्रा से किसी तरह का लाभ लिया है तो भी आ जाएगा। तो याद रखेंगे यहां पर आ जाएगा केवल 1, 2 और 3, वैसे 3 ही तक ऑप्शन ही है, तो केवल लगाने का मतलब नहीं है, यहां बोलना चाहिए सभी। ठीक है, चलिए यहां पर क्या दिया है, समायोजित सकल आय परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आते हैं, तो क्या क्या आते हैं दोस्तों, याद रखेंगे ब्याज से आय, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। ठीक है, ये आता है। इसके अलावा क्या आता है दोस्तों, लाभांश, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। और तीसरा क्या आता है दोस्तों, विदेशी मुद्रा से लाभ। ठीक है, इनकम फ्रॉम क्या, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इन तीनों के लाभ को दोस्तों काउंट करते हैं, याद रखेंगे। एक सवाल दो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये आता है कि जिस इनकम की बात कर रहा है, जिस समायोजित सकल आय की बात कर रहा है, इसकी गणना कब करते हैं?
जिस समायोजित समायोजित सकल आय की बात कर रहा है, सकल आय की बात कर रहा है, इसकी गणना दोस्तों कब की जाती है, इसकी गणना कब की जाती, कब ये तीनों अमाउंट लेते हैं, जब कभी दोस्तों क्या होगा, राजस्व की गणना करनी होगी। किसकी दोस्तों, केवल और केवल राजस्व की गणना, और किसी में नहीं। जब कभी राजस्व की गणना करनी होगी तब जाकर दोस्तों इस समायोजित सकल आय को निकाला जाता, अन्यथा नहीं, बाकी में नहीं। ठीक है, तो केवल यही कंडीशन दोस्तों, इसलिए विशेष रूप से इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है। अगला सवाल दोस्तों इन्वायरमेंट का सवाल है। प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। बच्चा बच्चा जानता है रामसर सम्मेलन के बारे में। जलवायु परिवर्तन से नहीं, कीटनाशक से नहीं, ओजोन परत से नहीं, यह संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वेटलैंड। आर्द्र भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए सवाल ये पूछ दे कि भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है, भारत में, तो याद रखेंगे आजादी के 75 वर्ष हो गए, इसलिए दोस्तों पूरा प्रयास था भारत सरकार का कि 75 हो जाए आर्द्र भूमियां, और ये हो भी चुकी। तो वर्तमान में कितनी है, 75। अगर ये आपसे पूछ दे दोस्तों एक सवाल कि किस राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में 14 आर्द्र भूमियां हैं। जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितनी आर्द्र भूमि है, 10 आर्द्र भूमि है। अच्छा, एक सवाल और लिखे दोस्तों, अगर पूछ दे सबसे बड़ा आर्द्र भूमि भारत का कौन सा है, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि दोस्तों भारत का कौन सा है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेंगे सुंदरवन डेल्टा। क्या याद रखेंगे, सुंदरवन डेल्टा जो है यह भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। अगर आपसे एक सवाल और कर दे, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला प्रदेश, सुनिएगा ध्यान से, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला प्रदेश, फिर आप कहेंगे सर तमिलनाडु, नहीं, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका आता है दोस्तों, तब आप जवाब दीजिएगा गुजरात। बाप रे बाप सर, मारे एकदम पूरा भेजा हिला के रख दिए। कहा याद रखें, कुछ नहीं, ध्यान से समझो। आर्द्र भूमि का संबंध रामसर सम्मेलन से है, आर्द्र भूमि का संबंध रामसर सम्मेलन से है। भारत में कुल 75 आर्द्र भूमियां हैं। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है, 14 आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में 10 है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा गुजरात है। एक सिंगल वेटलैंड की बात करेंगे जो सबसे बड़ा वेटलैंड है तो सुंदरवन डेल्टा है। बस खत्म काम, यही तो पढ़ना था, यही तो लिखा हूं इतनी भी देर में। ठीक है, चलिए अब यहां पढ़ते हैं। लिख रहा रामसर सम्मेलन का आयोजन सर्वप्रथम कहां किया गया था, तो रामसर जो है दोस्तों यह ईरान में स्थित एक स्थान का नाम है, जहां पर दोस्तों पहली बार एक मीटिंग हुई थी वर्ष 1971 के दौरान। उसी समय दोस्तों इस पर कई देशों ने समझौता किया था। भारत दोस्तों इस रामसर सम्मेलन जो संधि हुआ था इस पर कब हस्ताक्षर किया है, तो इस पर रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया है 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, रामसर सम्मेलन का मुख्यालय दोस्तों कहां स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जहां से बनकर आया दोस्तों ईरान से। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत अपना साइन 1 फरवरी को भले किया है, लेकिन आर्द्र वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आई बात समझ में। इतने सारे सवाल हो गए इन्वायरमेंट से, कहां से एग्जाम में अगली बार पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय मिले, बस खाली आप पढ़ते चलो। सोचो इतना आनंद आ जा रहा है ना, पीछे के लेक्चर जाके देख लो भैया। पीछे के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम हुआ था दोस्तों, यूपी यूडीएलडीए का एग्जाम हुआ था, उसमें स्पेशल मेंस एग्जाम हुआ था 2010 में। उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित एक सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। जो उद्देश्य नहीं है दोस्तों वो बताना है। लिख रहा है वित्तीय सहायता प्रदान करना, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, यह तो दोस्तों सही है कि बागवानी क्षेत्र का विकास हो। सस्योत्तर व्यवस्था यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मानव संसाधन विकास, सब सही है, बस वित्तीय सहायता प्रदान करना यह गलत था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का यह उद्देश्य कतई नहीं था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख रहा भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना किसका उद्देश्य था, तो याद रखेगा यह उद्देश्य था राष्ट्रीय बागवानी मिशन का। राष्ट्रीय बागवानी
बागवानी मिशन का उद्देश्य था। एक सवाल और पूछ सकता दोस्तों, यह मिशन कब शुरू किया गया? अगर आपसे पूछा जाए मिशन कब शुरू किया गया तो क्या याद रखेंगे? याद रखेगा तब यूपीए की सरकार चल रही थी, यूपीए यानी कांग्रेस, ठीक है, तो याद रखेंगे कांग्रेस की सरकार चल रही थी वर्ष 2005-6 के दौरान। वर्ष 2005-6 के दौरान दोस्तों इस राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र और राज्य का क्रमशः अंशदान कितना है? तो याद रखेगा केंद्र का अंशदान कितना दोस्तों? तो 85% है और 15% किसका योगदान दोस्तों? यह राज्य का है, ठीक है, तो याद रखेंगे। बाकी जो जो उद्देश्य था वो पहले ही लिखा जा चुका है। हाँ, वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है, यह अलग बात है कि अंशदान केंद्र सरकार का अधिक था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एग्रीकल्चर का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यूपी स्पेशल का सवाल दे रहा है, यह प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। सुनिए, लिख रहा अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह, सर यही काशी वाला बनारस? हाँ, उसी बनारस की बात हो रही है। सुजाउद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला अलग बात है दोस्तों। सुजाउद्दौला कौन था दोस्तों? सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, अवध का नवाब था, और इसने बक्सर की लड़ाई में दोस्तों, बक्सर की लड़ाई में दोस्तों, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में। याद रखेंगे किसका साथ दिया था? मीर कासिम का साथ दिया था, जो कि जिसको अंग्रेजों ने पदच्युत कर दिया था, ठीक है, ये अलग बात है। आसफुद्दौला दोस्तों कौन था? याद रखेंगे यह कहां का दोस्तों? यह भी ये लखनऊ में फिलहाल रहते थे, लेकिन अवध के नवाब भी थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। राजा चेत सिंह दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। राजा महिप नारायण सिंह एक गलत जवाब है। चेत सिंह ने ही क्या किया था दोस्तों? बनारस विद्रोह किया था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए चेत सिंह के साथ बड़ा नाइंसाफी किया था वारेन हेस्टिंग ने। इसी वजह से वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगा। जी हां, वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है, उसके ऊपर दोस्तों राजा चेत सिंह के कारण ही दोस्तों क्या लगा? उसके ऊपर महाभियोग लगा था, याद रखेंगे। लिख रहा बनारस विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ ले तब क्या बताएंगे? याद रखेगा बनारस विद्रोह हुआ था वर्ष 1780-81 के दौरान, ठीक है, 80-81 के दौरान। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स कौन था दोस्तों? ये गवर्नर जनरल था। लिख रहा बनारस विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था, याद रखेंगे। बनारस विद्रोह के उपरांत राजा चेत सिंह के स्थान पर किसे दोस्तों राजा बनाया गया? तो ये जो अगला आपका नाम दे रहा है राजा महिप नारायण सिंह, ठीक है, राजा महिप नारायण सिंह को अगला जो है राजा बनाया गया था। एक चीज और आप याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग पर दोस्तों जो महाभियोग चला था, उस महाभियोग में दोस्तों एक कारण यह भी था, ठीक है, राजा चेत सिंह के साथ जो नाइंसाफी हुआ था वो भी दोस्तों एक कारण रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यूपी स्पेशल का सवाल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अच्छा, आज की क्लास में दोस्तों आप पढ़ रहे हैं साइंस टेक का सवाल नहीं, ठीक है, साइंस टेक का सवाल अब आपको नहीं मिल रहा है। साइंस टेक के जितने भी सवाल थे दोस्तों वो साइंस टेक के सवाल समाप्त हो गए हैं। अब साइंस टेक के सवाल नहीं बचे हैं। जितना मतलब आज तक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जितने भी साइंस टेक के सवाल थे मैंने वो सब सवाल आपको पढ़ा दिए, आज तक जितना पूछा गया, ठीक है। करीब 28 जो है सवाल मिले थे, हर क्लास में एक एक मिलता है, तो 28 मिले थे। आज 29वां दिन है और यहां सवाल नहीं है, ठीक है, इसीलिए यूपी स्पेशल के सवाल को मैंने डबल कर दिया, ठीक है, क्योंकि यूपी स्पेशल में ज्यादा सवाल थे, तो आज से आपको यूपी स्पेशल के दो सवाल मिलेंगे। तो अगला सवाल भी दोस्तों प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल यूपी स्पेशल का, कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव जो मंदिर है उसके संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है। लिख रहा है इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। करा इस मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया था और ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है, क्या यह भी सही है? बिल्कुल सही है। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है। मैं कुछ अच्छी बातें बताता हूं, सुनिएगा। भीतरगांव मंदिर का निर्माण दोस्तों किस काल में हुआ? अगर आपसे पूछ दे किस काल में हुआ, ये 5वीं-6वीं शताब्दी किससे संबंधित है दोस्तों? गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। ये गुप्त काल के समय में दोस्तों अजंता की गुफाओं का भी निर्माण हुआ था। अजंता का निर्माण भी इसी समय हुआ था,
वो भी याद रखेंगे। भीतर गांव मंदिर दोस्तों ये किस देवी देवता को समर्पित है, यहां पर किसका किसका मंदिर है दोस्तों यहां पर, तो याद रखेगा यहां पर आदि वराह का मूर्ति है, आदि वराह की मूर्ति है, यहां पर गणेश की मूर्ति देखने को मिलती है, भगवान श्री गणेश की मूर्ति मिलती है, और तमाम दोस्तों देवी देवताओं की भी मूर्ति मिलती है देखने को, याद रखेंगे। लिख रहा भीतर गांव मंदिर जो दोस्तों ये किस शैली में बना हुआ है, ठीक है। अगली पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कहां पर, ललितपुर में स्थित दशावतार मंदिर के बारे में, दशावतार मंदिर के बारे में हमने ये पढ़ा था दोस्तों। दशावतार जो मंदिर था ये पंचायतन शैली में बना था, किस शैली में बना था, पंचायतन शैली का नमूना है देखने को मिलता है। उसी तरह से ये जो भीतर गांव का मंदिर है ये किस शैली में दोस्तों, यह नागर शैली में, किस शैली में है, तो मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां होती हैं, उसमें यह मंदिर नागर शैली में बनी मंदिर है, इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना, मजा आ गया होगा पढ़ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दोस्तों विविध से संबंधित देखते हैं। मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, और क्या सवाल दे रहा है, लिख रहा भारत एवं एशिया का प्रथम डाल्फिन शोध केंद्र की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में किया गया। डाल्फिन शोध केंद्र, ठीक है, भारत का या एशिया का पहला डाल्फिन शोध केंद्र है, याद रखेगा। इसकी स्थापना दोस्तों पटना में हुआ है, कहां हुआ है, पटना में। मैं कुछ और ऐसा सवाल देता हूं कि आप पक्का गलत करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अगली बार आयोग आपसे क्या पूछ सकता है, अगली बार आयोग आपसे पूछ सकता है कि विक्रमशिला गंगा डाल्फिन अभयारण्य कहां पर स्थित है। हर बच्चा समझेगा कि गंगा डाल्फिन बोलते उसको पटना की याद आ जाती है, तो यहां जवाब क्या दे देगा, पटना देगा, जबकि गलत जवाब है, पटना नहीं। ये सामने दोस्तों इसी में लिखा है, विक्रमशिला लिखा है ना, तो विक्रमशिला है तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, ये भागलपुर बिहार में। कहां पर दोस्तों, भागलपुर बिहार में एक अभयारण्य दोस्तों जिसका नाम है गंगा डाल्फिन अभयारण्य, पूरा नाम है विक्रमशिला गंगा डाल्फिन अभयारण्य। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसी गंगा डाल्फिन को क्या कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। जैसे आपने राष्ट्रीय पशु सुना होगा वैसे ये जलीय जीव है। अच्छा, गंगा डाल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, याद रखेंगे 5 अक्टूबर 2009 को। कब घोषित किया गया दोस्तों, 5 अक्टूबर 2009 को इसे जलीय जीव घोषित किया गया। इसीलिए डाल्फिन दिवस कब मनाया जाता दोस्तों, हर साल 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता दोस्तों, डाल्फिन दिवस मनाया जाता है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे। आई बात समझ में, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। एक बात और बताना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो क्लासेस चल रही मैं समझा दूं आपको। ये जो सामान्य अध्ययन की विशेष क्लास चल रही दोस्तों, ये सुबह के 10 बजे चल रही है, और ये क्लास दोस्तों खुद मैं लेता हूं, यानी नितिन सर दोस्तों इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। इसी तरह से जो बच्चे एक और क्लास चल रही दोस्तों सामान्य अध्ययन की सिविल परीक्षा के लिए दोस्तों क्लास चल रही है, सिविल एग्जाम के लिए भी क्लास चल रही है। ये क्लास दोस्तों रात को 9 बजे चल रही है, तो इस क्लास को भी आप देखना मत भूलिए। अलग क्लास है, ये वाली अलग क्लास है और ये वाली अलग क्लास है। और हिंदी की क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे दी जा रही है, ठीक है, तो ये क्लास भी आप देखिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास कंप्लीट कोर्स है आरओ का, या आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज और दोस्तों, स्टडी 91 प्रो मत भूलिएगा, स्टडी 91 प्रो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। बिना टेस्ट के सब अधूरा है। पता कैसे चलेगा कौन कितना जानता है, कौन कितने पानी में। आपको सफल होना है ना, सफल होने के लिए टेस्ट जरूरी है, क्योंकि टेस्ट आपको आपकी एक्चुअल स्थिति के बारे में बताता है कि आप समझिए आप कहां हैं, आपको किस विषय में मेहनत करने की जरूरत है, वो आपको समझाता है, ठीक है। तो एक बार दोस्तों हमारे टेस्ट पोर्टल पर विजिट कीजिए। फ्री में टेस्ट भी दिए गए भाई, ऐसा नहीं खाली पेड है, यहां पे आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले फ्री वाला आके देते हैं, ठीक है। अलग अलग परीक्षाओं के लिए फ्री टेस्ट है ना, पहले फ्री वाला देखते हैं, पसंद आएगा तो पेड लेंगे, नहीं पसंद आएगा नहीं लेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है ना। लेकिन एक बार आप विजिट कीजिए प्लीज, एक बार आप आइए जरूर से, यही आपसे निवेदन है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्टडी 91 प्रो, और ऊपर सर्च बॉक्स मिलेगा, आप एग्जाम ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और किताबें आ चुकी हैं, कोर्स है, टेस्ट पैनल है, सारी चीजें हैं, तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास, मैसेज जाएगा, तभी तो आप जान पाएंगे कि स्टडी 91 पर कौन कौन सी क्लास चल रही है। नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, 2 लाइन नितिन सर के लिए लिखिए, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं भाई, 2 लाइन लिखेंगे तो पढ़ के अच्छा फील होता है, ठीक है। बस इतना ही काफी है, और हो सके तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।